चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है न्यूक्लियाई, नाभिक, है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में, इससे देखो, इससे जस्ट पहले वाले में हमने पढ़ा एटम। एटम से भी पहले पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है कि नहीं है। एक सीक्वेंस से पढ़ते चल रहे हैं। वहां पर हमने रेडिएशन वगैरह के बारे में जाना, एचएनयू जाना, और एचएनयू के बाद जाना कि हमने वो एचएनयू का इफेक्ट कैसे एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कि नहीं है। ट्रांजिशन पढ़ा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा वगैरह पढ़ा। उसके बाद अब एटम में ही रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी, किसकी? रदरफोर्ड ने क्या बताया था, क्या क्या कंक्लूजन दिया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम का जो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है वो खोखला है, हॉलो है कि नहीं है। और उसका जो लगभग लगभग मास है, नियर अबाउट टोटल मास, वो कहीं एक जगह बैठा हुआ है और सारा पॉजिटिव चार्ज उसी में बैठा है। उसका नाम क्या रखा गया था? न्यूक्लियस, नाभिक के नाम से जाना जाता है। उस चीज को कहा गया है नाभिक। तो नाभिक क्या है? जिसमें सारा का सारा द्रव्यमान नहीं, बल्कि सारा का सारा धनावेश हो। परमाणु का वो भाग, परमाणु का वह केंद्र जिसमें सारा का सारा धनावेश हो, ऑल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे और लगभग लगभग टोटल मास कंटेन करे, उसे क्या कहा गया है? न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है, नाभिक कहलाता है। और हर एटम के सेंटर पर ये एग्जिस्ट करता है। यानी अगर एटम है तो न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग लेकर चलते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में। क्या है न्यूक्लियाई, है ना, ये चीज। तो न्यूक्लियस के बारे में पहले न्यूक्लियस जान लेते हैं बेटा, कि क्या है न्यूक्लियस। कोई बताएगा न्यूक्लियस के बारे में? क्या कहते हो न्यूक्लियस के बारे में? हाँ, क्या बता? एटम का सेंटर, सारे एटम का हर एक फिक्स सेंटर होता है। ईच एटम हैज इट्स वन सेंटर। हर एटम का अपना एक सेंटर है, व्हिच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या क्या भरा है? सारा पॉजिटिव चार्ज नहीं, सारा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा लगभग पूरा मास भरा हुआ है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है न्यूक्लियस। का नाम है, वो सेंटर होता है। और न्यूक्लियस की एक और डेफिनेशन है, जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोला जाता है न्यूक्लियस होता है। क्लियर हुआ न्यूक्लियस के बारे में। अब इससे पहले एटम के बारे में जाना, एटम की क्या है एटम के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या हाल है। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अच्छा, न्यूक्लियस बहुत भारी होगा या बहुत हल्का होगा? सोचो, न्यूक्लियस किसके कंपेरिजन में? इलेक्ट्रॉन के। क्या इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है? सारा मास कहां है? न्यूक्लियस में ही तो है। तो न्यूक्लियस भारी होगा, लेकिन क्या इतना भारी होगा कि हम उसको नॉर्मल बैलेंस पे जो हमारे घरों में तराजू है उससे तौल सकते हैं? नहीं, उससे तौलना इसका आसान नहीं है। तो न्यूक्लियस के लिए इसका मतलब है केजी वगैरह सही यूनिट नहीं पड़ती है। न्यूक्लियस का मास हुआ, एटॉमिक मास हुआ, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इन सब का मास मेजर करने के लिए हम लोग केजी वगैरह नहीं मेजर करेंगे, बल्कि हम लोग एक दूसरी यूनिट बना के चलते हैं, जिसका नाम आएगा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक के नाम से जाना जाएगा। इधर बेटा, इधर इधर क्या, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में और क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो न्यूक्लियस के लिए और एटम के लिए और एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूनिट बनाएंगे हम लोग नई, जिसे हम लोग नाम से जानेंगे एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। दूसरा हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस के बारे में, पूरी न्यूक्लियस की कैसी संरचना है। क्या न्यूक्लियस का भी अपना कोई शेप और साइज होता होगा? क्या न्यूक्लियस को भी तोड़ा जा सकता है? और न्यूक्लियस को तोड़ा जा सकता है तो उसके अंदर कौन कौन है? न्यूक्लियस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अंदर से? न्यूक्लियस अंदर में क्या क्या समा करके बैठा हुआ है, उसके बारे में जानना है यहाँ पर। तो न्यूक्लियस की संरचना, कंस्ट्रक्शन जानना है, इसका आकार जानना है, इसकी डेंसिटी जानना है, और इसकी क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का न्यूक्लियस हो सकता है, उन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ने चल रहे हैं। समझ गए ना क्या क्या पढ़ना है भाई हम लोगों को? सबसे पहले तो हमें इन सब के लिए क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले यूनिट। सबसे पहले इन सब के लिए यूनिट क्या है, उन सब। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर है कौन? सारा पॉजिटिव चार्ज, जिसे क्या कहा गया है? प्रोटॉन, जिसे क्या कहा गया है? लेकिन क्या इसके अलावा भी ये किसी से और मिलकर बना होगा या केवल प्रोटॉन ही है? इस सवाल हमें इस चैप्टर में, यानी यूनिट के बाद हमें सोचना होगा कि और कौन सा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर का और पार्टिकल, यानी अनदर एटॉमिक पार्टिकल, दूसरा एटॉमिक पार्टिकल हमें ढूंढना है कि क्या कोई है या नहीं। होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ करके आगे चले जाएंगे, अगर होगा तो मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? एटॉमिक पार्टिकल हम लोगों को जानना है कि कौन सा हो सकता है, जिसमें आपको जो बताया जाएगा क्या क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज है? सारा पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन है। लेकिन
अभी तक तुम लोग एक चीज जानते हो और चीज है, न्यूट्रॉन का नाम सुन रखा है, मतलब अंदर न्यूट्रॉन है लेकिन अभी हमें पता, तो वो डिस्कवरी जो मैं लिख रहा हूं एटॉमिक पार्टिकल कुछ जिसकी खोज करना है उसके बारे में। उसके बाद आप लोग किसके बारे में जानेंगे, इसके साइज के बारे में, किसका साइज का जो हमें डायमेंशन वगैरह पता करनी है कि क्या साइज है क्या कैसे है। उसके बाद डेंसिटी वगैरह, इसकी डेंसिटी कितनी होती है ये सब हमें जानना है। और एक और चीज हमें जानना पड़ेगा इसमें क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, मतलब नाभिक कितने प्रकार का होता है। आप सबने पढ़ रखा होगा क्लास में 11th में क्या बोलते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो है ना, आइसोटोन्स, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। हाँ, समस्थानिक को सम प्रोटॉनिक कहते हो, आइसो नहीं जानते हो सम, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं यार आइसोटोप्स में, इसीलिए उसका नाम है ना आइसोबार। तो उसमें होता है जिसमें आपका वो क्या बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर इक्वल होती है। चलो पढ़ोगे अभी कुछ नहीं, सारा टॉपिक क्लियर हो गया। सबसे पहला चीज क्या पढ़ते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट, हेडिंग पड़ जाएगी सबकी, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। शुरुआत करते हैं हम लोग, एटॉमिक मास यूनिट शुरुआत करते हैं बेटा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं AMU, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, सब लोग बताएंगे सबसे पहले कि सर जो हमारे डेली लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो भी सामान हैं, वस्तुएं हैं, उन सब का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। मास ज्यादा होता नहीं होता है, हम लोगों का 50 kg 60 kg बहुत ज्यादा है। गोल्ड वगैरह को भी मेजर किया जाता है तो ग्राम में मेजर करते हैं, क्योंकि है ना बहुत कम होता है, फिर भी ग्राम में तो एटलीस्ट मेजर करते हैं क्योंकि हमारे सामने रखा होता है। तो इसलिए उन सबको मेजर करने के लिए ग्राम और किलोग्राम जैसी यूनिट्स को हम लोग लेकर के चल सकते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, प्रोटॉन का -27 kg। आप खुद ही सोचो, इतना छोटा छोटा भार है, इतना छोटा छोटा मास है, उसको मेजर करना आसान है, केजी वगैरह में रिप्रेजेंट करना, किसी बैलेंस वगैरह पे रखना, उसको मेजर करना आसान। तो उनके मास को मेजर करने के लिए एक दूसरी यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज अनदर यूनिट, है किसकी, मास की ही, मास की छोटी छोटी यूनिट में आती है, मास की सबसे छोटी यूनिट है ये, इससे छोटी मास की यूनिट नहीं रखी जाती। तो याद रखिएगा मास की सबसे छोटी यूनिट क्या है, क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और सबसे बड़ी यूनिट, हाँ केजी थोड़ी होती है, केजी के बाद क्विंटल आता है, क्विंटल के बाद टन आता है, चंद्रशेखर लिमिट होती है 1.4 इंटू मास ऑफ सन, भूल गए होगे तुम लोग, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करा जाता है, एटॉमिक मास डिफाइन करा जाता है किसके बेसिस पर, बताने का तरीका क्या, सुनिए ध्यान से। ये बताया जाता है 12th पार्ट, कैसा पार्ट, 12वां हिस्सा, किसका, 12वां हिस्सा, किसका 12वां हिस्सा, वन मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 6C12, 6C12 के एक एटम के एटॉमिक मास का जो द्रव्यमान होता है उसका कौन सा हिस्सा ले लिया जाए, 12वां हिस्सा। यानी अगर लिखने का तो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1/12। अरे 12th पार्ट का मतलब क्या होता है, 12वां हिस्सा। 12वां हिस्सा मतलब 12 से गुणा, 12 हिस्सा मतलब 12 से गुणा नहीं, 12 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा। 12th पार्ट था, 12वां हिस्सा लेना है, यानी 1/12 ऑफ, क्या लिखा जाएगा, 1/12 ऑफ 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ, क्या लिख देंगे हम लोग, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12, कार्बन 12 के। अब डेफिनेशन सुनते हैं, डेफिनेशन सुनाएगी कि कार्बन 12 के, अरे कार्बन का प्रतीक कितना होता है, कार्बन का प्रतीक सिंबल C तो होता है, उसका एटॉमिक मास 6 और मास नंबर 12, सबको पता होगा ये सब, है ना, 9th में सीख लेते हो ये सब, तो वो सब सोचना मत। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के, 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट सेलेक्ट किया जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 12th पार्ट ऑफ, या 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ 6C12। कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का
1/12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं उसको बताने कि वो होता कितना है, हमें ये पता चल जाए। अब ये थोड़ी बताएंगे हम, उसकी कोई वैल्यू होती होगी ना, है कि नहीं है? तो हम लोग वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो क्या होगा। अब सोचिए ध्यान से, एक एटम का मास बताना है। अब 6c12 ले लिया, 6c12। अब 6c12 में 6c12 6c12 इसमें कितने एटम होते हैं? पहले तो इसका मास नंबर कितना है? 12 है ना। तो अब सबको पता है कि 12 हो गया, और आप सबको पता है कि एटॉमिक मास के बराबर जो हम अमाउंट लेते हैं उसे मोल कहते हैं। एटॉमिक मास के बराबर जो हम क्वांटिटी ले लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मोल लेते हैं। यानी अगर मैं 12 ग्राम लिख दूं ना, तो आप लोग उस कहेंगे सर 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब 1 मोल हो गया। 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हो जाता है? एक। ये तो हम लोग जानते भी नहीं हो शायद, एक मोल वगैरह सब नहीं जानते हो। एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक वेट है ना, इसके बराबर ली गई जो क्वांटिटी होती है इसके इक्वल, उसी को तो 1 मोल कहते हो। यही तो है ना। तो आपके पास 6c12 है, उसके एक एटम का, पूरे का नहीं वेट लिखना है, पूरे का मास नहीं लिखना है, किसका लिखना है? केवल एक एटम का लिखना है। तो पहले तो ये पता करो कि इसमें है कितने एटम। तो सबको पता है कि 1 मोल में कितने एटम? 1 मोल में एटम होते हैं सर एवोगाड्रो नंबर के जितना, 6.023 इंटू 10⁻23, इतना होता है ना 1 मोल में। अब 1 मोल 6c12 के में कितने मोल आएंगे बेटा? हाँ, 1 मोल में इतने एटम। अरे होता है कि नहीं होता है बेटा? 1 मोल में इतना एटम होता है। तो सोचो यहां पर Na मैं लिख देता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, है कि नहीं? 1 मोल में इतने एटम होते हैं। अब 1 मोल कितना होता है? इसके 12 ग्राम के इक्वल। 1 मोल कितना होगा? 12 ग्राम के इक्वल हो जाएगा 6 पॉइंट, Na लिख दूं क्या, है ना, एटम होता है। लिख देता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होता है। इतना एटम है। मुझे कितना एटम का मास चाहिए? कितने एटम? क्या इतने एटम का मास इतना है कार्बन के लिए? मुझे केवल एक एटम का चाहिए, तो क्या ये इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा अपने आप ही? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? डिवाइड में जाएगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। वहां क्या एटम चाहिए? एक परमाणु का द्रव्यमान। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या लिखा जाएगा बेटा? 12 ग्राम अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, है ना। तो ये ग्राम को मैं किस में लिख लूं? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में लिखूंगा कितना आएगा? 10⁻³ आएगा ना। 23 3 26, और सॉल्व वगैरह करोगे तो वो 27 27 बना देगा उसको, ठीक है ना। 6 दूनी 12, रुक जा, पूरा तो लिखा ही नहीं मैंने। सब सही है ना यहाँ तक? यहाँ सब सही है, कोई दिक्कत? चलो आगे लगाते हैं। इधर देखिए सब लोग ध्यान से, ये तो अलग स्टडी थी यार, कहां यहां आ गया। चलो 1/12 इंटू, यहां क्या लिखा जाएगा? क्या 12 ग्राम है ना साथ में, ध्यान से देख लेना। 12 ग्राम 12/Na लिख सकते हो। क्या चीज? 12/Na लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा 12/Na लिख देता हूं, और वो Na की वैल्यू यही होगी जो भी है, 12 ग्राम है। ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना। Na अवोगाड्रो नंबर, ये से कट जाएगा ना, क्या बचेगा तुम्हारे पास? 1/Na। और 1/Na आप ग्राम के लिए बता रहे हो, आपको किलोग्राम में नहीं बता रहे हो। समझ में आ गया ना? तो 1/Na ग्राम के लिए बता रहे हो, तो 1 क्या लिखोगे? 6.023 इंटू 10⁻23 ये हो जाएगा। और किस में लिखा जाएगा? ये किस में आ रहा है बेटा? ग्राम में आ रहा है। किस में आ रहा है? ग्राम में ही आ रहा है। इस चीज का ध्यान रखते हुए चलिए। अब आप किलोग्राम में बदलोगे तो किलोग्राम 10⁻³ से और गुणा करोगे, वो 23 3 26 होगा। सॉल्व करने पर आपका आएगा 1 AMU बराबर आएगा 1.67 लगभग आएगा, इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। ये आ गया AMU, जितना लगभग मास ऑफ प्रोटॉन होता है। जितना मास ऑफ प्रोटॉन होता है लगभग उतना आया है एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू। इसे ही U लिखा जाता है, चाहे AMU लिखिए, चाहे क्या लिखिए, स्मॉल u लिखिए। यही होता है जिसकी वैल्यू लगभग इतनी आती है ना। ये हो गया एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो आपको समझाने के लिए था कि वो आएगा कैसे, है ना। ये तो समझाने के लिए था फिलहाल कि आता कैसे है। तो ये 1 मोल में इतने एटम है 6 से 12 के लिए, इसे समझ लेना, कहीं अलग साइड में चिपका देना। बाकी एग्जाम में आता भी है ये 1 नंबर या 2 नंबर का। तो 1/12 तुझे इतना याद करके जाना है कि मुझे 12 से 12 उड़ा देना है, 1/Na रख देना है और सीधे ये लिख देना है, तुम्हारा पूरा नंबर फिक्स हो गया। कुछ नहीं परेशान होना है, सर ये कहां से आया, ये क्यों हुआ, कुछ नहीं सोचना है।
न्यूमेरिकल में हाँ, हालांकि अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। सोचो न्यूमेरिकल का बेस थोड़ा तैयार हो चुका है यहां से। ये वाली चीज 1 मोल में जो दिखाई देगा यहां पर वो हो जाएगा उसका 1 मोल, उसका ग्राम लगा करके लिख दिया जाएगा 1 मोल। 1 मोल में कितने एटम? इतने एटम होते हैं, यानी 12। 1 मोल कितना बराबर है? इसके 12 ग्राम के, कार्बन के 12 ग्राम के बराबर है 1 मोल। तो 12 ग्राम में कितने एटम? इतने एटम। तो एक मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा? 12 बाई इतना, और वो आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? एटॉमिक मास यूनिट क्यों प्रेफर किया जाता है, कोई बताएगा? व्हाई एटॉमिक मास यूनिट इज प्रेफर्ड इन कंपैरिजन टू किलोग्राम? अगर मुझे अब इतना किलोग्राम दिखा मिल जाएगा तो मैं उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा? 1 AMU या फिर 1 U। क्या समझ में आया ना? क्यों ऐसा लिखा जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास, न्यूट्रॉन के मास बहुत भारी नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ता है। मिटा दूं ये। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का बारे में सब लोग जानते हो, एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं AMU में लिखूंगा तो 0.00055 AMU होता है लगभग। ये याद रख लीजिएगा, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको पता है ना, वो पेपर में मिल जाएगा हम लोगों को। और क्या चीज है? अरे मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन भारी है कि न्यूट्रॉन? आप लोग जानते होंगे कौन भारी होता है? लगभग बराबर होते हैं, बट न्यूट्रॉन भारी होता है। न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो नाचने में एनर्जी नहीं खर्चा करता, इसलिए वो भारी है। वो हाँ समझो, 1836 और 1839 का 3 गुने का डिफरेंस होता है। 3 गुना नहीं, मतलब थोड़ा सा 3 का, वो 36 गुना होता है, वो 39 गुना होता है, बस इतनी सी बात है। तो उसके लिए लिखा जाए 1.00726 होता है भाई, 76 AMU। ठीक है। एक और मैं अभी बता देता हूं, फिलहाल ये बताना नहीं चाहिए, अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई नहीं है, तो ये हमारे लेसन की मर्यादा के खिलाफ है। जैसा हमने सिलेबस का पैटर्न लिखा था वैसे, बाकी ये दोनों हम लोग जानते आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो उसके लिए आपका लिखा जाए 1.00865। थोड़ा सा है ना ज्यादा, लेकिन AMU में देखो कितना डिफरेंस दिख जाता है। लेकिन अभी AMU में डिफरेंस दिखा, लेकिन अभी मैं केजी में लिखता तो डिफरेंस ना दिखता। यही लिख के दोनों में काम चला लेते हैं, नहीं चला लेते हैं। तो ये चीज है AMU में डिफरेंस, देख लो आपके सामने है। ठीक है। ऐसे अगर मुझे बताना होगा अल्फा पार्टिकल का, किसका? अल्फा पार्टिकल का, तो जो मास ऑफ अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, तो मैं इसमें लगभग 4 से मल्टीप्लाई करा के फिलहाल एग्जाम में दिया रहेगा, घबराइएगा नहीं, लिखा मिलेगा। अगर अल्फा भी आएगा तो न्यूमेरिकल में भी सब, तो ये सब मुझे डेटा अब आगे वाले लेसन्स में हमें ये कैलकुलेशंस को करना है। क्लियर हुआ ना? अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लेसन के अंदर। एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया है ना बच्चों? क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट? ये लिखा है सर, कार्बन 12 के एक परमाणु का 12वें हिस्से का द्रव्यमान। बस कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का कौन सा हिस्सा ले लो? 12 पार्ट्स ले लो, 12वां हिस्सा ले लो। बस जैसे मान लो कि 12 kg है तो उसका 12वां हिस्सा कितना kg आएगा? 1 kg। वही होगा क्या चीज? AMU। ऐसा मान लो। समझ में आ गया है ना सवाल? यही चीज है, यही बताने का तरीका होता है बेटा। और ये भी ध्यान रख लेना, बहुत जरूरी नहीं है कि आप इसको उतारें और इसको याद ही करें, बट मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल के लिए तो भाई समझ में आना चाहिए कि भाई अब आगे के लेसन्स में यही काम आएगा। और सेमीकंडक्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसी चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है, और बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल वाले सवाल हैं, ये अच्छे सवाल हैं, खुश होकर के पढ़िएगा, और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्चुअल सा है ना? तो अगला हम लोग लेकर के चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, अगला आता है हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक का नाम है डिस्कवरी। आप थोड़ा सा जान लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो रदरफोर्ड ने वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो जिन्होंने बताया था क्या चीज, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्या बताया था कि भाई नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज सिमेटा हुआ है, उसी का नाम क्या रखा है? प्रोटॉन। उसको उन्होंने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग वगैरह करा करके भी दिखाया था, तो वो एक इक्वेशन आती है। ठीक है, प्रोटॉन बताने का तरीका क्या था? नाइट्रोजन के ऊपर किसकी बम्बार्डिंग कराई थी? अल्फा पार्टिकल, यानी 2He4। अल्फा पार्टिकल जानते हो सब लोग? नहीं जानते अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4। तुरंत आंसर आना चाहिए 2He4। कंफ्यूजन नहीं दिखनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं पसंद मुझे चेहरे पर कि अल्फा पार्टिकल। चला पहले लेसन से अल्फा पार्टिकल पढ़ते आ रहे हो तो उस पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो वहां प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई है। और प्रोटॉन को लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं भाई हम लोग? प्रोटॉन को लिखने का तरीका, प्रोटॉन के बारे में क्या क्या जानते हो? प्रोटॉन के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं? सब प्रोटॉन जिसका सिंबल P होगा, या फिर प्लस
1p प्लस 1, प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि पॉजिटिव होता है, और एक चार्ज होता है 1e जितना, प्लस 1e है ना, या फिर 1p1 प्लस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब हो गया प्रोटॉन को लिखने का तरीका। मास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था। स्थायित्व कहाँ है, स्थान कहाँ है इसका? इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर बैठा है। ये हो गया प्रोटॉन के बारे में। और इसको बनाने का तरीका क्या था? वही नाइट्रोजन वगैरह पर 7n14 है ना, किसकी बम्बार्डिंग कराई थी बेटा? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 पे। तो क्या बनाया था इन्होंने भाई? 1H1 प्रोटॉन। प्रोटॉन को लिखने का मैं दूसरा स्टाइल दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? 1H1। 1H1 का मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? एक ही है ना। और कितने ये भी वही चीज होता है, सब लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत। तो प्रोटॉन को लिखने का दूसरा तरीका मैं लिख दे रहा हूं, 1H1 भविष्य में लिखा जाएगा। अगर प्रोटॉन लिखा मिला है तो ये लिखा मिले, ये लिखा मिले, ये लिखा मिले, या फिर 1H1 लिखा मिले, तो भी समझ जाना क्या चीज लिखा है। वो प्रोटॉन के बारे में बात हो रही है। क्लियर हुआ सबको? जिसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 1 है। आगे जानोगे, इन सबको घटा करके सीखा जाएगा। प्लस बचा कितना बेटा? अरे 7 2 9, 9 में से एक चला गया, क्या बचा? 8। तो 8 ऑक्सीजन। इधर देख, 14 4 18, 14 4 18, बचा कितना? 17 हो गया। अरे सर 8 और 16 होता है, भाग यहां से। ठीक है, तो तुम लोग डाउट आने से पहले मैंने तुम्हें भगा दिया। ठीक है, तुम्हें वो आइसोटोप्स में पढ़ा दूंगा। ठीक है, घबराना मत। ये हो गया किसकी डिस्कवरी जैसा? प्रोटॉन के बारे में। देखो प्रोटॉन आए नहीं, व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोटॉन। अब हम लोग चलते हैं, प्रोटॉन बहुत जरूरी नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसा है ना कि समझो साइड स्टडी। अब लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी डिस्कवरी? किसकी खोज? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने चलते हैं, और उसको करने के लिए कैसे होता है, यही रदरफोर्ड वगैरह थोड़ा बहुत हिम्मत हारे थे, उसी को बताया गया था। ठीक है, ये मिटा देना है बेटा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? 2He4 क्या है ये? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को लिखने का उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है ना। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए सब लोग, बात लेकर 1911 में किसकी डिस्कवरी हुई थी? प्रोटॉन की। कौन करा था? रदरफोर्ड। वो है ना, गाइगर और मार्सडेन को लेकर के करा नहीं था उन्होंने? तो वो सब हुआ था। तो वो वहां से न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी हुई, सॉरी प्रोटॉन के बारे में। और 1911 नहीं, 1920 तक की बात चली गई ना, 1920 तक की बात। 20 तक ये सोचा गया, और उस समय आइसोटोप्स भी मिलने लग गए थे, समस्थानिक वगैरह वो भी मिलने लग गए थे। तो ये देखा गया कि 1920 तक केवल 3 ही पार्टिकल थे। 1920 तक केवल 3 ही पार्टिकल थे। टिल 1920, 1920 कितने थे? 3 पार्टिकल। 3 कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन डिस्कवर कर ही दिया था उन्होंने, और एक था अल्फा पार्टिकल। क्योंकि आप लोगों ने देखा रदरफोर्ड अल्फा लेकर के ढकेल के काम चला रहा है, तो इसका मतलब है 3 तो हमारे पास 1920 तक कितने थे? 3। लेकिन जब रदरफोर्ड ने लिखा, देखा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप समस्थानिक 1H1, 1H2 दिख रहा है सबको, और 1H3। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स पता होंगे सब लोगों को ना। जब रदरफोर्ड ने ये पाया कि अलग अलग आइसोटोप्स हैं, और अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो जिसमें से ये तो वही नंबर है जो सबके लिए कॉमन है, एटॉमिक नंबर जैसा कुछ है ना, लेकिन ये चीज बदल रहा है, जिसे मास नंबर कहते हो, ये चीज बदल रहा है। और जब यहां रेशियो घटाए तो यहां कितना आया? 0। 2 में से गया 1, और यहां कितना गया? 2। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इसके पास ज्यादा है और इसके पास कम, और ज्यादा इसके पास, और इसके पास है ही नहीं इसके पास। तो इनके मास रेशियोस कितने आए? मास के रेशियो क्या आए? 1:2:3। देख लो मास रेशियो कितना आ रहा है? 1:2:3। और इससे समझ में आया तो रदरफोर्ड ने ये बात कही कि पक्की बात है, ये बात 100% श्योर है, इट इज डिस्टिंक्ट दैट देयर इज अनदर पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस जस्ट बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग कि भाई मास नंबर बदल रहा है। एटम का सारा मास किसके जिम्मे रखा गया है? सारा का सारा नहीं, लगभग सारा का सारा मास किसके जिम्मे है? एटम। अगर ये एटम बना दूं तो सारा का सारा मास किसके पास है? नाभिक के पास है, नहीं है? तो जब सारा का सारा मास इसके पास है और ये वही मास नंबर है, इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर ये वैल्यू, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो है,
प्रोटॉन की वजह से मास है, लेकिन प्रोटॉन की नंबर तो सेम है, देख लो प्रोटॉन का नंबर तो सेम है। इसका मतलब है इस रेशियो को चेंज करने का, इफेक्ट करने का कोई और भी जिम्मेदारी रखता है। और फिर रदरफोर्ड इस चीज की पुष्टि इसके बारे में खुद ही नहीं बता पाए थे कि क्या है वो रीजन जिसकी वजह से, कौन है वो जो इन सोल्यूशन को नहीं बता पा रहा है, मतलब कैसे कुछ तो दिक्कत है। फिर 1932 में 12 साल बाद आते हैं जेम्स चैडविक। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड फॉइल लेकर के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या लिया, बेरिलियम को सिलेक्ट करा। अब बेरिलियम का सबको एटॉमिक नंबर पता होगा, हाँ बेरिलियम 4, यार कंफ्यूज हो गया क्या? हाँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना? 4। जब बेरिलियम एटम के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो आइए लिखते हैं, वहां से देखते हैं क्या हुआ। यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक एकदम क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? जैसे कहानी मुझे याद है ठीक आपको याद होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पूरी कहानी है। 1920 तक केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा ही था, लेकिन जब हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक लिखे गए तो देखा क्या 1s1, 1s2, 1s3 इनके मास नंबर में अलग अलग रेशियोज हैं। अलग अलग रेशियो मतलब पक्की बात है नाभिक में कोई और भी पार्टिकल बैठा है जो इसको इफेक्ट करता है, वो अकेला प्रोटॉन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो सब जगह सेम है। तो प्रोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल मौजूद है, लेकिन वो हमको पता, ये रदरफोर्ड बताया, हमें नहीं पता है। कोई आए और खोज के जाए। तो कौन आता है भाई? जेम्स चैडविक आते हैं और उन्होंने कहा अब हम बताते हैं। और उनको बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कोई लिया बेरिलियम, क्या चीज लिया? बेरिलियम एटम लिया, है ना, बेरिलियम का न्यूक्लियस लिया और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराते हैं। किसको फेंका? अल्फा पार्टिकल मतलब बेटा कौन? 2He4 अल्फा पार्टिकल की इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराई गई। तो उन्होंने देखा कि जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग इस बेरिलियम के ऊपर कराई जाती है तो यहां से कुछ अदृश्य, दिखाई ना देने वाली इनविजिबल रेज निकलती हैं। क्या निकली? इनविजिबल रेज निकलती हैं, जिनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ही कम, लेकिन पेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा। आयनन क्षमता बहुत ही कम रहती थी, लेकिन वेधन क्षमता बहुत ज्यादा। अब सबको पता है वेधन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की। किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो दिमाग में उनके चैडविक के दिमाग में क्या आया? पक्की बात है, ये कौन है? गामा, क्योंकि गामा न्यूट्रल होती है। गामा कैसी होती है? वो आयनाइज, अल्फा आयनाइज है, बीटा आयनाइज है, लेकिन गामा न्यूट्रल है। तो दिमाग में भाई आयनाइजेशन पावर एकदम खत्म है जिसकी, तो ये गामा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा भाई, इसके बारे में क्या क्या बात बताया? जो अदृश्य किरण निकली, इनविजिबल रेज निकली बेरिलियम के ऊपर, जब बम्बार्डिंग कराई गई तो क्या बताया गया कि ये इसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा है कि कम है? इसकी आयनन क्षमता बेटा बहुत ही कम, आयनाइजेशन पावर बहुत ही कम है। और क्या चीज बहुत ज्यादा थी? इसकी पेंट्रेशन पावर, वेधन क्षमता बहुत ही ज्यादा थी। ये देखा गया, ये ऑब्जर्व करा गया। तो मन में आया, क्या आया मन में? क्या है कि ये गामा होंगी। लेकिन अब गामा होंगी तो इसकी पुष्टि करना पड़ेगा ना, गामा है, ऐसे थोड़ी मार दिया सर ये गामा है, मुहर चेक करा गया। फिर ये देखा गया कि जब यही रेज किसी हाइड्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन वाले सब्सटेंस के ऊपर अगर ये रेडिएशन गिरती है, ये रेज आकर के गिरती है, जैसे कि मान लो यहां पर मैंने रख दिया हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई मटेरियल, जैसे कि पैराफिन रख दिया। क्या रख दिया मैंने? पैराफिन रख दिया। वैक्स बेटा, मोम वगैरह रख दिया मैंने। क्या रख दिया? मोम वगैरह। अब सबको पता है मोम वगैरह क्या होता है? हाइड्रोकार्बन है नहीं है ना? मोम वगैरह हाइड्रोकार्बन, वैक्स वगैरह बेटा तुम लोग जानते हो, केमिस्ट्री पढ़े हो। जब ये रेज इसके ऊपर गिरती हैं तो इसमें से अब क्या ज्यादा है? इसमें क्या चीज है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन भरा पड़ा है। हाइड्रोजन बाहर आएगा तो प्रोटॉन बाहर आएगा। 1H1 क्या होता है? प्रोटॉन। तो जब ये इसके ऊपर गिरी, क्योंकि आयनन क्षमता, आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, तो भेदते हुए निकल जाएगी। पेंट्रेशन पावर ज्यादा है तो इनको चीरते हुए निकल जाएगी। तो यहां से कौन बाहर आया? एक प्रोटॉन। कौन बाहर आया? प्रोटॉन बाहर आया। 1H1 बाहर आता है, प्रोटॉन बाहर आया, जिसकी एनर्जी, इस प्रोटॉन की एनर्जी पाई गई इक्वल टू 4.5 MeV। 4.5 MeV सही है, ठीक है। अरे प्रोटॉन निकलेगा, इधर से देखो, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, कितने की?
अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई, बेरिलियम पे आकर के गिरा, बेरिलियम से कौन बाहर आया? पता नहीं है, मन में आया है कि क्या है? तुम लोग पहले कैसे बोल दे रहे हो कि गामा है? नहीं नहीं, ये सब लोग सोच रहे हैं, सब लोग खड़े होकर देख रहे हैं, जैसे आप लोग सोच रहे हो ना, हाँ सर ये गामा है। क्यों? क्योंकि सर आयनाइजेशन पावर बहुत कम है और भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, तो गामा है। तो जब ये किसी इसके ऊपर गिरती है, किसके ऊपर? हाइड्रोजन युक्त पदार्थ के ऊपर, मोम, वैक्स, है ना, पैराफिन वगैरह के ऊपर गिरती है, तो उसमें से जो प्रोटॉन बाहर आया उसकी एनर्जी पाई गई कितनी? 4.5 MeV। तो मन में सवाल आया कि जो प्रोटॉन बाहर आया उसकी एनर्जी इतनी है, एक काम क्यों ना करा जाए, एक दूसरा सोर्स लेकर आओ जो कि गामा ही देता हो, जिससे क्या निकलता हो? केवल और केवल गामा। तो एक अनादर चेक करने के लिए कि ये गामा है या नहीं है, सोचो ध्यान से कितना दिमाग लगाया जाता है, चेक करने के लिए ये गामा है या नहीं है, मोम रखा गया, वैक्स रखा गया और उसके सामने दूसरा एक गामा सोर्स रखा गया और भेजा गया उसको। तो अगले स्टेप पे क्या करा जाता है? इसको यहीं रोका गया, इसको यहीं रोका गया, फिर क्या करा गया बेटा? एक दूसरा वैक्स रखा गया जो कि हाइड्रोजन कंटेनिंग पदार्थ है, मटेरियल है, और इसके सामने क्या रखा गया? एक रखा गया गामा सोर्स। अब यहां से जो रेज निकलेंगी गामा वाली वो जाएंगी और इसमें से किसको बाहर लेकर आएंगी? प्रोटॉन को। तो ये पाया गया कि इसमें से जो प्रोटॉन बाहर आया उसकी एनर्जी अगर आप ये चाहते हैं कितनी? 4.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उतनी ही एनर्जी का प्रोटॉन बाहर निकालना चाहते हो तो गामा की जो एनर्जी है वो आपको रिक्वायर्ड जितनी कितनी आवश्यक पड़ती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी बेटा 55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। कितनी की? 55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। फिर मन में सवाल, अच्छा मतलब अगर इतनी एनर्जी का प्रोटॉन बाहर ला रहे हैं, इतने एनर्जी का, इतनी ऊर्जा का प्रोटॉन बाहर आया, तो कितनी एनर्जी का गामा भेजना पड़ा मुझे? 55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गामा भेजना पड़ा। इसका मतलब है इसकी एनर्जी, अगर ये गामा है तो इसकी एनर्जी कितनी है? 55 ही होगी कि नहीं होगी? आया गया, मेजर करा गया और मेजर करने के बाद मेजर्ड इसकी जब मेजर करा गया तो एनर्जी आई बेटा, इसकी एनर्जी आई 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये गामा होगी कि नहीं होगी? अब क्या पता चले? ये गामा नहीं, इससे पता चला गामा नहीं है, कोई और है। गामा नहीं है, कौन है? कोई और है, और उस कोई और का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की रेज है। हो गई खोज न्यूट्रॉन की? हुई कि नहीं हुई? वंस क्लैप फॉर न्यूट्रॉन। चैडविक की मेहनत पर ताली नहीं बजाएंगे क्या? इतनी मेहनत से उसने मेहनत करी थी भाई। समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर से बताऊं क्या? फिर से बताऊं क्या? सीरियल से देख, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग किस पे कराई गई? बेरिलियम पर। बेरिलियम से कौन बाहर आया? पता नहीं, लेकिन कोई रेस तो आई। मन में क्या आया? अरे एक सेकंड, पहले ये देखा गया कि आयनाइजेशन पावर बहुत कम है और पेंट्रेशन पावर बहुत, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, चीर के निकलने की क्षमता बहुत ज्यादा है। न्यूट्रॉन में इतनी पावर होती है ना कि इतनी मोटी मोटी चादर एल्यूमिनियम को चीर फाड़ के निकल सकता है। न्यूट्रॉन में इतनी पावर होती है, अभी पढ़ाऊंगा आगे, घबराइए नहीं। मन में आया क्या है? ये गामा है। मन में आया कि ये गामा होगा, तो कहा गया अच्छा लाओ इसको गिराते हैं किसके ऊपर? पैराफिन, वैक्स, हाइड्रोजन युक्त पदार्थों के ऊपर गिराया जाता है। गिराने पर यह पाया गया कि इसमें से कितने का प्रोटॉन बाहर आया? 4.5 MeV का प्रोटॉन बाहर आया। तो पक्का बात है, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। एक काम किया गया, चेक करने के लिए गामा है या नहीं है, क्या करा गया? एक गामा सोर्स लिया गया जिसमें से कौन सी रेज निकलती हैं? गामा ही निकलेंगी। गामा किरणों का एक सोर्स लिया गया, स्रोत लिया गया, उसमें से जो रेज चली उसको भी गिराया गया किसके ऊपर? मोम के ऊपर, वैक्स के ऊपर गिराया गया, और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने MeV का प्रोटॉन बाहर निकाला? 4.5। देखा गया कि उतने ही MeV का प्रोटॉन निकालने के लिए गामा सोर्स की जो एनर्जी है उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है? 55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इसकी मेजर करा तो हमने सोचा अगर ये 55 होगी तो गामा होगी। 55 नहीं है, ये कितनी थी? 7.7 MeV है। इसकी वजह से यहीं पर बात क्लियर हो गई कि ये गामा नहीं है, बल्कि ये किसकी रेज नाम रखा गया? क्योंकि ये आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसका नाम रखा गया। ये न्यूट्रॉन की रेज है, और ये किससे बनी है? न्यूट्रॉन से बनी है। किससे बनी है? न्यूट्रॉन से। और इस प्रकार से खोज होती है किसकी? न्यूट्रॉन की खोज होती है। और आइए अब हम आपको देते हैं वो इक्वेशन। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, जैसा ये आपको एक एक लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए जो मैंने डायग्राम में बताया है। समझ में आया ना ये कहानी? हाँ, ये आपको अगर खुद से लिख पाओ तो लिख देना, अदरवाइज आई विल सप्लाई यू द मटेरियल।
ठीक है, मैं आपको दे दूंगा जहां से आपको ये लिखना होगा। क्लियर है सबको? बट कहानी तो याद होनी चाहिए ना, क्योंकि आपके दिमाग में वो जो थ्योरी होगी वो नहीं जाएगी दिमाग में, आपके दिमाग में ये जाएगा, ये कहानी जो आपने यहां सीखी है। बुक में ऐसा थोड़ी लिखा मिलेगा, मन में आया गामा होगी, वो थोड़ी लिखा मिलेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? आपको अपने हिसाब से, अपनी कहानी के हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के समझना है। क्लियर है? मिटा दो इसको। मैं वो इक्वेशन दे देता हूं जिस इक्वेशन की आपको जरूरत है। ठीक है, क्या है? अरे ये बना रहने देते हैं, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन बाहर आया। क्या है एनर्जी? 4.5 MeV। देखो ध्यान से, रिलेशन लिखा जाता है। क्या है बेटा, कहां है? इधर देख, बेरिलियम चाहिए, बेरिलियम, बेरिलियम का मतलब 4 बेरिलियम 9 है ना, 4, अरे 4 ही तो होता है, 4 बेरिलियम 9 प्लस किसका, किससे टक्कर हो रही है? 2He4। कौन बाहर आया? कौन बाहर आया? एक न्यूट्रॉन बाहर आया। कौन बाहर आया? एक न्यूट्रॉन बाहर आता है। न्यूट्रॉन बाहर आया जिसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं है? इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन को आप लोगों ने कहा सर 1p1 लिखते हैं, चार्ज होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1p1। ऊपर वाला 1 मास दिखाता है और सामने वाला 1 चार्ज दिखाता है। इसके ऊपर कोई चार्ज, तो मैं क्या इसको n लिखूं या फिर सीधे लिखता हूं 0n? क्या इसके पास मास है कि नहीं है? इस न्यूट्रॉन के पास, इसके पास मास, एनर्जी है, मोमेंटम है, मास तो होगा ही होगा, तभी तो उसको टक्कर मार के बाहर निकाल पा रहा है। मास नहीं होगा तो कहां से निकालेगा? इसका मतलब है इसके पास मास है, तो 0n1 लिखा गया। अब सोच, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? वहां 0 लिखा है तो 4 और 2 क्या 6 ही रहेगा? अरे 6 किसका होता है एटॉमिक नंबर? कार्बन का, तो 6C। ऊपर देख, 9 4 13 मिल गया, एक गया, क्या मिल गया? 12। ये हो गया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो समीकरण। फिजिक्स के समीकरण देखो, फिजिक्स की रिएक्शन देखो आसान है कठिन है? केमिस्ट्री वाला नहीं है कि भाई यहाँ पे देखो H2SO4, गोली मारो H2SO4 को, ठीक है, कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 4Be9 प्लस 2He4 गिव्स आउट 6C12 प्लस 0n1। ये हो गया। ये कहानी भी याद होनी चाहिए जो पीछे नीचे लिखी हुई है। समझ में आ गया न्यूट्रॉन को लिखने का तरीका? मैं मिटा दूं क्या ये वाला? क्या कहते हो यार? ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, घबराना मत उसके लिए। आज ही अपलोड हो जाएगी और आज ही पब्लिक तो आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। फिलहाल कल स्क्रीनशॉट ले लेना है आपका, और फिर उसके बाद अपनी कहानी खुद से, ये आपको खुद से लिखना आना चाहिए। मैकेनिज्म नहीं है क्या इसकी? मैकेनिज्म ही तो है यार, तुम लोग कंफ्यूज कैसे? लेकिन ये वाली मैकेनिज्म आसान है, प्लस माइनस का झंझट नहीं है ना? फिजिक्स भाई आसान है, सबसे आसान फिजिक्स है। हाँ, लाख गुना, करोड़ गुना भी बोल सकते हो आप लोग कि आसान है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, नंबर 1, सिंबल। बोल बेटा सिंबल, सिंबल बोल। स्मॉल n, दूसरा सर 0n1, 0n1 या फिर केवल n1, ये याद रखिएगा, ठीक है? 0n1 या n1। फिलहाल आपको ये ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक है? n, ये न्यूट्रॉन के क्या हो गए? सिंबल हो गए। अच्छा, ये हो गया इसके बारे में सिंबल। मास के बारे में बता दिया जाए इसका, इसके मास के बारे में, इसके द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग, लेकिन ज्यादा, प्रोटॉन के लगभग बराबर लेकिन थोड़ा सा ज्यादा। अगर बताऊं, देखो सुनो सुनो, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का मास जानते हो सब लोग? इलेक्ट्रॉन का मास, हाँ इधर देखो, इधर एक सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 AMU। ये किसका है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन होता है 1.007276। ये याद रखना, आपको अलग अलग लिखा मिल सकता है, 72 76 के बजाय 72 75 लिखा मिल जाएगा। 0.0005 55 जो लिखा है ना, मतलब 55, नहीं तुम लोग कहो सर 55 बोल रहे हैं, उसको आपको केवल 5 लिखा मिल जाएगा, अकेला 5, बाकी वाला 5 हटा देंगे या फिर यहाँ 6 कर देंगे। तो इस चीज लिए घबराना मत, जैसा वहां लिखा मिलेगा सवाल में पढ़ लेना, कहीं दिया तो नहीं है, पेपर में अलर्ट पढ़ लेना कहीं दिया तो नहीं है। नहीं दिया होगा तो फिर जो सवाल वाला होगा वो, नहीं दिया होगा तो अपने तरफ से जो याद होगा वो, ठीक है? ये हो गया। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है बताएं आपको? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00865 AMU। इसका लगभग 1836 गुना ये होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना गुना? 1836 गुना।
और मास ऑफ न्यूट्रॉन इसका होता है 1839 गुना। गजब गजब डेटा है ना। ये 1836 गुना होता है इसका। मतलब बेटा ये हल्का है कि नहीं हल्का है। अगर एमपी, अगर मैं लिखूं एमई तो इसको किससे से गुणा कर दूं? 1836 से। अगर मुझे एमई लिखना है तो किससे गुणा कर दूं? 1800। अरे तुझे दिख भी रहा है कि सर ये ज्यादा है, तो मैं लिख देता हूं, मास लिख देता हूं। कौन वाला लिख दूं बताओ? एम वाला लिख दूं? तुझे पता है, अंडरस्टूड है ना, ये हमने हमें समझ लिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर कोई पूछ ले तो हम बता सकते हैं भाई कि हाँ हमें इतना पता है, इतनी जानकारी हम लोग रखते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं। अभी न्यूट्रॉन की खोज, अभी न्यूट्रॉन के बारे में बात खत्म नहीं हुई बेटा यहीं पर। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। परीक्षा की घड़ी निकट है इसलिए खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।